हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम नवंबर महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन होंगे 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच के, और मैंने पार्ट 1 में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच के क्वेश्चन डिस्कस किया था। हमारा जो मंथली टॉप 200 करंट अफेयर्स का वीडियो होता है, कंप्लीट महीने का रिविजन वीडियो होता है। अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएँ 90 to 95% आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन्हीं वीडियोज़ में से मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक, यानी कि पिछले पूरे एक साल के 2500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ हैं। और ये जो क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षा जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एलआईसी, बैंक, बिहार दरोगा, जेई मेट्रो, विभिन्न पुलिस एग्जाम तथा विभिन्न जो राज्य के एग्जाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। और ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, और आपको ये मैगजीन खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुँच जाएगी, और इसका प्राइस है मात्र 50 रुपया। आप इस मैगजीन को पेटीएम, जी, गूगल पे, फ़ोनपे, एयरटेल पेमेंट बैंक से पेमेंट करके इस नंबर पर भी खरीद सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे शेयर करना होगा, जिससे मैं आपको ये मैगजीन सेंड कर सकूं। अगर आपको इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमको इस व्हाट्सएप पे या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमको इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया है? तो इस साल जो श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसको जीत लिया है गोताबाया राजपक्षे ने। और श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री बने महिंद्रा राजपक्षे। जो महिंद्रा राजपक्षे हैं गोताबाया राजपक्षे के भाई हैं। गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका का चुनाव जीतने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर आए थे भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन का लोन दिया है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में एक ट्रेन बनाई गई थी जिसका नाम था पुलिसिथी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि एक लग्जरी ट्रेन है। ये चलती है श्रीलंका देश में। श्रीलंका जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। भारतीय थल सेना ने सिंधु सुदर्शन नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो सिंधु सुदर्शन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया गया इस साल राजस्थान में। भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इस साल हिम विजय नाम की युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। और भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रीसार एक्स नामक एक्सरसाइज की गई गोवा के तट पर। रीसार एक्स का पूरा नाम है रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, जो सिंधु सुदर्शन है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन सिंधु दर्शन नाम से एक महोत्सव मनाया जाता है लेह लद्दाख में। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलन का पूरा नाम है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। इसमें 40 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे और इसका आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी, जो कि बिहार राज्य से हैं। अगर बात की जाए कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी, तो इसका आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ। भारतीय नौसेना अकेडमी जो कि एजमाला केरल में है, इसको दिया गया इस साल प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। वर्तमान समय में थल सेना प्रमुख हैं जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। जेयर अलबेयर नामक जो एक्सरसाइज है, इसका आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो जेयर अलबेयर, जिसका दूसरा नाम है द रोर ऑफ द सी एक्सरसाइज, इसका आयोजन करता है भारत कतर देश के साथ। जो कतर देश है ये मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है दोहा, यहाँ की मुद्रा है रियाल। और कतर देश की राजधानी दोहा में इस साल खेले गए थे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के खेल, और यहीं पर हुआ था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन। कतर में खेले जाएंगे 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किन देशों के साथ मिलकर प्रथम आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो एनआईए के द्वारा प्रथम आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया क्वाड देशों के साथ। क्वाड के अंतर्गत टोटल 4 देश आते हैं, कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। एनआईए का पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका मुख्यालय है
दिल्ली में, और इसके वर्तमान में हेड हैं योगेश चंद्र मोदी, YC मोदी। भारतीय और जापानी नौसेना के पहले द्विपक्षीय माइनेक्स अभ्यास 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो माइनेक्स का पूरा नाम है माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज 2019। इसका आयोजन किया गया है केरल के कोच्चि में। जो भारत है ये जापान के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग काजिन, धर्मा गार्जियन और मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में जापान और भारत के साथ अमेरिका देश भी होता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। जापान की मुद्रा है येन। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में खेले जाएंगे 2020 के ओलंपिक खेल। इसके 4 साल बाद यानी कि 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके 4 साल बाद 2028 में खेले जाएंगे समर ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। जापान के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को इस साल दिया गया प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड है ये आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज माना जाता है। जापान ने सतोशी सुजुकी को भारत में अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। कृषि सांख्यिकी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कृषि सांख्यिकी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इस साल भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 12वीं शहरी गतिशीलता सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 12th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसका विषय था एक्सेसिबल एंड लाइवेबल सिटीज। जो लखनऊ शहर ये इस साल बहुत से कारणों की वजह से न्यूज़ में रहा, जैसे रेलवे के द्वारा जो पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया रेलवे स्टेशन पर, यह भी स्थापित किया गया है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चली जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, ये चलाई गई लखनऊ से दिल्ली के बीच, और इसको हरी झंडी दिखाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ शहर से। लखनऊ का एक स्कूल है जिसका नाम है CMS लखनऊ, सिटी माउंटेनसरी स्कूल लखनऊ। इसका नाम आया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्योंकि यहाँ पर छात्रों की जो संख्या है इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर छात्रों की सबसे अधिक संख्या के मामले में इसका नाम आया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। जो रेलवे की मेगा वेंडर मीट 2019 है इसका भी आयोजन लखनऊ शहर में किया गया है, और पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 का भी आयोजन लखनऊ शहर में किया गया है। डिफेंस एक्सपो जिसका आयोजन किया जाएगा 2020 में, ये भी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। 6वीं ADMM प्लस बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 6वीं ADMM जिसका पूरा नाम है आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, तो इसका आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इस साल बैंकॉक में 3 प्रमुख शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन कौन से? RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019, ईस्ट एशिया समिट 2019, आसियान शिखर सम्मेलन 2019। इन तीनों का आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसकी स्थापना की गई थी 1967 में, और आसियान फोरम के अंतर्गत टोटल 10 देश आते हैं। कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, आसियान जो फोरम है इसका भारत मेंबर नहीं है। आसियान शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, और इसका आयोजन 2020 में किया जाएगा वियतनाम देश में। दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और ये जो सम्मेलन है दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था फेसबुक कंपनी और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, और इसी सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने वी थिंक डिजिटल नामक एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। न्यू जनरेशन गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मानेसर शहर में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019
8th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया मणिपुर के इम्फाल शहर में, और इसका थीम था सस्टेनेबल टूरिज्म एंड इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। वर्तमान समय में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद के नाम से दो मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं प्रहलाद जोशी जो कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री, माइंस और कोल मंत्रालय के मंत्री हैं। विश्व के प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दुनिया के पहले प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किया गया भारत में। भारत में कहाँ? भारत के उत्तराखंड राज्य के कोटद्वार शहर में। जो कोटद्वार शहर है ये पौड़ी गढ़वाल जिला में स्थित है, तो यहीं पर किया गया दुनिया का पहला मुस्लिम योग कैंप का आयोजन। इस साल जो 21 जून को योगा दिवस मनाया गया था, ये था 5वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। और योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है कर्नाटक के मैसूर शहर में, जिसका विषय था योगा फॉर हार्ट केयर। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आयोजन जिसका नाम है आलमी तबलीगी इल्तिज्मा, आलमी तबलीगी इल्तिज्मा, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन। भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। जो वाराणसी शहर है ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, यानी कि जो मोदी जी हैं इनका चुनाव क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश है। जो भारत का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत टोटल 8 राज्य आते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस साल जो भारतीय प्रवासी दिवस है इसका भी आयोजन किया गया था, और भारतीय कालीन प्रदर्शनी का भी आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। वाराणसी जो शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं इसके अंतर्गत टोटल 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी है आइजवाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी शिलांग, असम की राजधानी दिसपुर और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, अगर इन 8 में से सिक्किम राज्य को हटा दिया जाए तो जो बाकी के 7 बचे इनको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट, यानी कि 7 बहन राज्य। इन 7 राज्यों को बोला जाता है अगर इन 8 राज्यों में से सिक्किम को हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपालों व उपराज्यपालों के 50वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट ने आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है? तो ये जो आगा खान आर्किटेक्चर पुरस्कार इस साल दिया गया बांग्लादेश के फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है बांग्लादेश का स्कूल, जो कि नीचे इसका जो निचला हिस्सा है पानी में डूबा रहता है, इसी को दिया गया इस साल आगा खान आर्किटेक्चर पुरस्कार। बांग्लादेश में इस साल आयोजित किया गया ओशियन डांस फेस्टिवल कॉक्स बाजार शहर में, और कॉक्स बाजार शहर में ही भारत और बांग्लादेश के बीच नवहीं फ्रेंडशिप डायलॉग का आयोजन किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली स्टेक होल्डर्स मीटिंग का आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी शहर में। भारत में बांग्लादेश ने अपना नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है मोहम्मद इमरान को। बांग्लादेश के एक क्रिकेट स्टार थे जिनका नाम था साकिब अल हसन, इनको अब आईसीसी ने अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बैन कर दिया है। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है बांग्लादेश के साथ, कहां पर? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में।
क्वालिटी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वालिटी रत्न जो पुरस्कार है ये दिया गया सुरेश कृष्णा को। जो सुरेश कृष्णा है ये सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं। जो क्वालिटी रत्न पुरस्कार है ये दिया जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और CII के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 दिया गया भारत की पत्रकार नेहा दीक्षित को। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नेहा दीक्षित, इन्हीं को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019। ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा, जो कि एक फाउंडेशन है, एक संस्था है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इस साल जो IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म है, IPI जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, ये दिया गया है NDTV चैनल को। और NDTV के चैनल के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार को इस साल दिया गया एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाने वाला पुरस्कार रमन मैग्सेसे, तथा इनको एक और पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये 2 पुरस्कार दिए गए हैं रवीश कुमार को जो कि NDTV के पत्रकार हैं। एकलव्य पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो एकलव्य पुरस्कार दिया गया है जिल्ही दला बेहरा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जिल्ही दला बेहरा, इन्हीं को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज जो है ये दिया गया इस साल 2 लोगों को, डिविना मालोम और ग्रेटा थनबर्ग को। जो ग्रेटा थनबर्ग हैं ये स्वीडन की इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हैं, और जो डिविना मालोम है ये हैं कैमरून देश को। इनको जो डिविना मालोम को पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने जो जिहादी ग्रुप है बोको हराम उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसलिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है डिविना मालोम को और ग्रेटा थनबर्ग को। ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये दिया जाता है किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ को, लेखक मनीषा कुलश्रेष्ठ को। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है बिहारी पुरस्कार का दूर दूर तक कहीं संबंध नहीं है बिहार राज्य से। जो बिहारी पुरस्कार ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, महाकवि बिहारी के नाम पर दिया जाता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ किसी राजस्थान राज्य के लेखक को ही दिया जाता है। तो जो मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं ये राजस्थान राज्य की एक लेखिका हैं, इनको इस साल दिया गया है बिहारी पुरस्कार 2018 के लिए। जो के बिरला फाउंडेशन है इसके द्वारा 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, शंकर पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार जो कि केवल किसी राजस्थान लेखक को दिया जाता है हिंदी राजस्थानी गद्य व पद्य रचना के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल एकेडमी द्वारा मानद फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी को। ये जो रॉयल एरोनॉटिकल एकेडमी के द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप है इसे एरोस्पेस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है, और ये इस साल दिया गया DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी को। G सतीश रेड्डी को एक और पुरस्कार दिया गया था इस साल जिसका नाम है मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय है दिल्ली में। अब आपको 2 पुरस्कार और याद रखना है। आशा भोसले को जो कि एक संगीतकार है, इनको दिया गया सालफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की डिग्री। IIT कानपुर के द्वारा राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। बिलबोर्ड वुमेन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिलबोर्ड वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है इस साल बिली इलिश को। बिली इलिश जो कि अमेरिकन सिंगर हैं, और बिलबोर्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है ये दिया गया टेलर स्विफ्ट को। बिलबोर्ड एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है और एक मैगजीन है, इसी के द्वारा दिया जाता है बिलबोर्ड वुमेन ऑफ द ईयर, जो कि इस साल दिया गया अमेरिकन सिंगर बिली इलिश को। एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019 का जो एथलीट ऑफ द पुरस्कार है ये दिया गया 2 लोगों को,
पुरुष वर्ग में एलियूड किपचोगे को और महिला वर्ग में दलीला मोहम्मद को। जो एलियूड किपचोगे हैं ये केन्या देश से हैं और जो दलीला मोहम्मद हैं ये अमेरिका देश से हैं। इन्हीं दो लोगों को इस साल दिया गया एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। जो एलियूड किपचोगे हैं ये दुनिया के पहले एथलीट बने हैं जो कि 2 घंटे में मैराथन को पूरा किया है। एक मैराथन बराबर होता है लगभग 42 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है एलियूड किपचोगे जो कि केन्या देश से हैं, ये दुनिया के पहले एथलीट बने हैं जिन्होंने 2 घंटे में मैराथन को पूरा किया। एथलीट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसका नाम है IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। और IAAF ने अपना इस साल नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय है मोनाको में, इसके प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियल कॉय। अगला क्वेश्चन, पीटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो पेटा इंडिया ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार ये दिया है विराट कोहली को। पेटा का पूरा नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और जो पेटा संस्था ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जानवरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। इसका मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के नॉरफ्लॉक शहर में। 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में किस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया? तो ये दिया गया पार्टिकल्स फिल्म को। पार्टिकल्स फिल्म को दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जो इस साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया, इसका 50वां संस्करण था। और इसी महोत्सव में रजनीकांत को दिया गया है गोल्डन जुबली अवार्ड और फ्रांस की अभिनेत्री इसाबेल ह्यूपर्ट को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब आपको 3 महोत्सव के नाम याद रखना है कौन कौन से। पहला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 जिसका आयोजन किया गया गोवा शहर में और ये इसका 50वां संस्करण था। इसमें फोकस देश था रूस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन किया गया कोलकाता पश्चिम बंगाल में और इसमें फोकस देश था जर्मनी। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी शहर में और इसमें फोकस देश था ईरान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं चित्रेश नटसन। जो चित्रेश नटसन हैं ये केरल राज्य से हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं चित्रेश नटसन। इन्होंने जीता है इस साल मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जो कि ऐसा खिताब जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब आपको 2019 के जितने भी टाइटल हैं सभी याद रखना। जैसे मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 को जीत लिया है सारा दमजनोविक ने जो कि सर्बिया देश से हैं। मिस एशिया टाइटल गुयन ने जीत लिया गुयन थी एंट्रांग ने जो कि वियतनाम देश से हैं। फेस मिस ब्यूटीफुल का खिताब जीत लिया समीक्षा सिंह ने जो कि भारत से हैं। मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया प्रिया सेराव ने, ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया विदिशा बालियान ने जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया सुमन राव ने जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया शिवानी यादव ने और मिस्टर साउथ एशिया 2019 का खिताब जीत लिया रविंदर मलिक ने जो कि भारत देश से हैं। जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं श्रीदेवी जिनकी पिछले साल डेथ हो गई थी, तो श्रीदेवी को 2018 के लिए और रेखा को 2019 के लिए अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। इंडोनेशिया ओपन 2019 में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का सिंगल्स खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है भारत के खिलाड़ी हरमीत देसाई ने। राष्ट्रीय महिला निशानेबाजी प्रतियोगिता 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राष्ट्रीय महिला निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2019 जो हुई इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया श्रेयसी सिंह ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है श्रेयसी सिंह और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप को जीत लिया है ब्राज़ील देश ने और इसका आयोजन भी किया गया था ब्राज़ील देश में। और इसके 2 साल बाद यानी कि 2021 में जो अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा पेरू देश में। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, जो अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा 2020 में भारत में।
यहाँ पर बात हुई है ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, इस साल जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ इसका आयोजन किया गया ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। ब्रिक्स के अंतर्गत 5 देश आते हैं, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 हुआ इसका थीम था ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। और जो 2020 का 26 जनवरी का इंडिया गेट के सामने परेड होगा इसके मुख्य अतिथि होंगे ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। जो 2019 की ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रॉ प्री है इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो इसने क्वेश्चन आपको ब्राज़ील देश से याद रखना है। मनु भाकर ने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो मनु भाकर ने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीत लिया है स्वर्ण पदक। और इसी प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है इलावेनिल वाला रिवान ने। और पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है दिव्यांग सिंह पनवार ने। और महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है मनु भाकर ने। तो ये 3 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया चाइना के पुटियान शहर में। और जो इस साल एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 हुआ है जिसका आयोजन किया गया कतर की राजधानी दोहा में, यहाँ पर भी मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीत लिया था। जो आईएसएसएफ है ये इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख शहर में। और आईएसएसएफ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिजिन। अब आपको कुछ भारतीय स्पोर्ट्स शूटर प्लेयर के नाम याद रखना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस राज्य से है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये हैं कुछ भारतीय स्पोर्ट्स शूटर प्लेयर। मनु भाकर जो कि हरियाणा से हैं, हिना संधू पंजाब से हैं, अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान से हैं, अंजुम मुदगल चंडीगढ़ पंजाब से हैं, राही सरनोबत कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, तेजस्विनी सावंत जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, वर्षा बर्मन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, गुरप्रीत सिंह अमृतसर पंजाब से हैं, सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, अंगद वीर सिंह बाजवा चंडीगढ़ पंजाब से हैं, अनीस बहनवाला करनाल हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप ये हमारा जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है जनवरी से दिसंबर तक अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्कॉटिश बैडमिंटन ओपन 2019 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। जो लक्ष्य सेन है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल टोटल 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को जीत लिया है। कौन कौन सी? बेल्जियन इंटरनेशनल ओपन 2019, सारलोरलक्स ओपन 2019, डच ओपन 2019 और स्कॉटिश ओपन 2019। इन चारों प्रतियोगिताओं को जीत लिया गया है भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के द्वारा। जो स्कॉटिश ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये स्कॉटलैंड देश की एक प्रतियोगिता है। जो स्कॉटलैंड देश है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत टोटल 4 देश आते हैं। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। जो आयरलैंड देश है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन, एक स्वतंत्र देश है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो उत्तरी आयरलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग और यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी है लंदन। इस साल जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है खेला गया था ये खेला गया था 2 देशों में, इंग्लैंड और वेल्स में। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने इस 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में जीत लिया है स्वर्ण पदक। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नाम। जो 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया इस साल थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। और इसमें भारत रहा दूसरे स्थान पर टोटल 7 मेडल के साथ, जिसमें एक था गोल्ड मेडल, और दक्षिण कोरिया रहा पहले स्थान पर। अब आपको कुछ प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाजों के नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दीपिका कुमारी, लिम्बा राम,
जयंत तालुकदार, अभिषेक वर्मा, अतनु दास, ढोला बनर्जी, बेम्बियाला देवी लैसराम, ये हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध तीरंदाज। अब आपको मैं जितनी भी 2019 की एशिया से रिलेटेड प्रतियोगिताएं हुई हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट करके बता रहा हूँ। 2019 एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चाइना के वुहान शहर में। 2019 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चाइना के जियान शहर में। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया चाइना के निंगबो शहर में। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया कतर के दोहा में, और यहीं पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया। 2019 एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में, और 2019 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, और यहीं पर किया गया 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन। तो ये हैं इस साल 2019 में होने वाली एशिया से रिलेटेड सभी प्रतियोगिताएं। टाटा स्टील चेस रैपिड एंड ब्लिट्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो टाटा स्टील चेस रैपिड एंड ब्लिट्स की प्रतियोगिता जो है ये जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे देश से शतरंज खिलाड़ी हैं, और इस साल का जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2019 था इसको जीत लिया तिमोर राजेबोव ने, जो कि अजरबैजान देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। और जो विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2019 है इसका खिताब जीत लिया था भारत के शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बांग्लादेश की एक प्रसिद्ध रविंद्र संगीत गायिका हैं जिनका नाम है रिजवान चौधरी बान्या। तो रिजवान चौधरी बान्या को दिया गया भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है ICCR पुरस्कार। ICCR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप जो पुरस्कार है भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, यह दिया गया बांग्लादेश की संगीतकार रिजवान चौधरी बान्या को। दुबई में आयोजित इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड्स 2019 में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया, बजरंग पुनिया और महंत गौरव शर्मा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बजरंग पुनिया और ये है महंत गौरव शर्मा। जो यहाँ पे बात हुई है दुबई की, जो दुबई शहर है ये संयुक्त अरब अमीरात UAE देश का एक शहर है, एक एमिरेट्स है, और UAE देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं खलीफा बिन जायद अल नायन। जो संयुक्त अरब अमीरात देश है ये 7 एमिरेट्स को मिला के कहा जाता है। 7 एमिरेट्स कौन कौन सी हैं? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, हुजैरा, रास अल खैमा, क्वैन। इन 7 एमिरेट्स को मिला के कहा जाता है संयुक्त अरब अमीरात, जिसके चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं खलीफा बिन जायद अल नायन। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। जो अबू धाबी शहर है यहाँ पर इस साल आयोजित किया गया था अबू धाबी पुस्तक मेला। तो इस अबू धाबी पुस्तक मेला में मुख्य अतिथि था भारत, और मेक्सिको जो दूसरा शहर है इसका शारजहां, यहाँ पर भी पुस्तक मेला आयोजित किया गया। तो शारजहां पुस्तक मेला में मुख्य अतिथि था मेक्सिको देश, और मेक्सिको में जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ है यहाँ पर भी मुख्य अतिथि था, गेस्ट ऑफ ऑनर था भारत। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, यहाँ पर खोला जाएगा दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम, और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है पवन कपूर को। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुधीर मित्तल। और इस साल जो वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 है इसका आयोजन किया गया जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में, और इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत लिया था अमेरिका के जिम्नास्ट प्लेयर जिनका नाम है सिमोन बाइल्स। अब आपको 2 भारतीय जिम्नास्ट प्लेयर के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? दीपा कर्माकर जो कि अगरतला त्रिपुरा से हैं, बुद्धा अरुणा रेड्डी जो कि तेलंगाना हैदराबाद से हैं। वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद, और BCCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सौरभ गांगुली जो कि BCCI के 39 नंबर के अध्यक्ष हैं। और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं। जो मणिपुर की लैसराम सरिता देवी हैं जो एक बॉक्सर हैं, इनको AIBA एथलेटिक्स आयोग के द्वारा एक सदस्य के रूप में चुना गया है। AIBA का पूरा नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन।
भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बने हैं न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे SA बोबडे, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हैं। विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है मैड्रिड, यहाँ पर इंडिया प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व पर्यटन संगठन के मुख्यालय मैड्रिड में इंडिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है सुमन बिल्ला को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सुमन बिल्ला, इनको नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस के विश्व पर्यटन संगठन में इंडिया प्रमुख के रूप में, और इसका मुख्यालय है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और हर साल पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, और इस साल का जो विश्व पर्यटन दिवस था इसका थीम था टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये थीम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पदवी है, ये पहली बार क्रिएट की गई है, नई पोस्ट क्रिएट की गई है भारत में, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे जनरल बिपिन रावत, जो कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना प्रमुख हैं, इन्होंने NCP पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर महाराष्ट्र राज्य में एक नई सरकार बनाई है। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया तथा फिल्म सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बिल्कुल इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। जो इंडिया गेट पर 26 जनवरी 2020 को परेड होगा, इसके मुख्य अतिथि होंगे ब्राजील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। महाराष्ट्र राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? तडोबा, संजय गांधी, चंदौली, गुगामल। ये जो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख डांस हैं लावनी, तमाशा, डिंडी और कोली। जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो यूनेस्को के द्वारा मुंबई शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स तथा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया है। भारत के सबसे युवा जज कौन बने हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के जज बन गए हैं मयंक प्रताप सिंह, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। इनकी उम्र है महज 21 वर्ष। मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जस्टिस मोहम्मद रफीक को। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही को। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस संजय कैरोल को, और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर रवि रंजन को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019, अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे सभी इंडेक्स और सूचकांक। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर देश कौन सा रहा? यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन है? तो पहले नंबर पर है अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर है इराक, तीसरे नंबर पर है नाइजीरिया, चौथे नंबर पर है सीरिया और 5वें नंबर पर है पाकिस्तान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत है पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर। ये जो रिपोर्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसको जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। अब आपको पीस से रिलेटेड एक और संस्था का नाम याद रखना है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय है स्वीडन के स्टॉकहोल्म में। सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी कि हथियारों को खरीदने वाला देश है सऊदी अरब, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। और एक दूसरी रिपोर्ट आई है सिप्री की मिलिट्री खर्चे के हिसाब से, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्चा करने वाला देश है पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब, और भारत जो है दुनिया का सबसे चौथा बड़ा देश सैनिक खर्च करने वाला है। तो ये 2 रिपोर्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में छात्र भेजने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो अमेरिका में छात्रों को पढ़ने के लिए भेजने के मामले में चीन है पहले नंबर पर और भारत है दूसरे नंबर पर। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2019 यानी कि वैश्विक रिश्वत सूचकांक 2019, इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो वैश्विक रिश्वत सूचकांक 2019 में भारत की रैंक रही टोटल 178 देशों में से 78, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019। इसमें दुनिया के टॉप 100 जो सीईओ हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की टॉप 100 सीईओ की लिस्ट में पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो इसमें पहले स्थान पर रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भारतीय मूल के व्यक्ति सत्या नडेला को। और इस रिपोर्ट में 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है भारत से। कौन कौन से? सत्या नडेला जिनकी रैंक है पहली, और 8 दूसरे हैं अजय पाल बंगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, इनकी रैंक है 8, और तीसरी महिला हैं जिनका नाम है जयश्री उल्लाल जो कि अरिस्ट्रा ग्रुप की हेड हैं और इनकी रैंक है 18। तो आपको याद रखना है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की जो सर्वश्रेष्ठ सीईओ की सूची है, इनमें 3 भारतीयों का नाम आया है जिनमें पहले स्थान पर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सत्या नडेला जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई फॉर्च्यून कंपनी के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान देना है एक दूसरी रिपोर्ट आई है जो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के जो टॉप 100 बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ हैं, सबसे अच्छे सीईओ हैं, इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं नवेडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग, और इस लिस्ट में टॉप 10 में 3 भारतीय मूल के सीईओ का नाम आया है सत्या नडेला, अजय पाल सिंह बंगा और शांतनु नारायण। तो ये जो रिपोर्ट है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ये अलग रिपोर्ट है और जो फॉर्च्यून की रिपोर्ट है ये अलग रिपोर्ट है। वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो वैश्विक समृद्धि सूचकांक ग्लोबल इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जो शहरों की आर्थिक विकास दर को बताता है, इसमें पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर, दूसरे नंबर पर रहा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और तीसरे नंबर पर रहा स्वीडन की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। इनमें इस रिपोर्ट में भारत के 3 शहर आए हैं टोटल 113 शहरों में से, जिसमें पहला स्थान है बेंगलुरु का और बेंगलुरु की पूरी दुनिया में रैंक है 83। दूसरे नंबर पर है दिल्ली जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 101 और तीसरे नंबर पर है मुंबई जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 107। यहाँ पर बात की गई है ज्यूरिख, वियना और कोपेनहेगन की। तो इससे हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो ज्यूरिख शहर है यहीं पर है फीफा का मुख्यालय, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है 3 संस्थाओं का मुख्यालय। कौन कौन सी? ओपेक, यूनिडो और IAEA। जो ओपेक है इससे इस साल 2 देशों ने अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है। कौन कौन से? कतर और इक्वाडोर। कतर और इक्वाडोर देशों ने ओपेक से अपनी सदस्यता को क्विट कर दिया है। जो कोपेनहेगन है यहाँ पर इस साल आयोजित किया गया था C40 वर्ल्ड मेयर समिट 2019। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पर राज्य रहा कर्नाटक। नीति आयोग की एक दूसरी रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019, जिसमें स्कूली शिक्षा के बारे में बताया गया था। तो स्कूली शिक्षा के मामले में भारत का पहला राज्य है केरल और इसमें सबसे खराब राज्य है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग की एक तीसरी रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2019। इसमें भी पहले स्थान पर है केरल राज्य और इसमें सबसे खराब है प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश का। एक चौथी रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की जो कि कृषि से रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म 2019। इसमें नंबर 1 था महाराष्ट्र राज्य। क्राई रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के विरुद्ध होने वाले
अपराधों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस रिपोर्ट्स का नाम दिया गया है हाउ वल्नरेबल आर चिल्ड्रन इन इंडिया टू क्राइम। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है 20% की, जबकि पूरे देश में कुल अपराधों की बढ़ोतरी हुई है 3.6%। क्राई जो संस्था है इसका पूरा नाम है चाइल्ड राइट्स एंड यू, इसका मुख्यालय दिल्ली में, इसकी स्थापना की गई थी रिपन कपूर के द्वारा। अब आपको दो रिपोर्ट्स के नाम और याद रखना है। एक रिपोर्ट जारी की गई थी एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में जो देश भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं इनमें पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। एक दूसरी रिपोर्ट जारी की गई टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ दिलाने में, न्याय दिलाने में नंबर 1 राज्य है भारत का महाराष्ट्र, और न्याय दिलाने में सबसे खराब राज्य उत्तर प्रदेश। फोर्ब्स पत्रिका की जो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है द रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2019। तो जो इस रिपोर्ट के मुताबिक द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के किस नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं? तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के 9वें नंबर के धनी व्यक्ति हैं और मुकेश अंबानी भारत के पहले नंबर के धनी व्यक्ति हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की पूरी संपत्ति है 60.8 अरब डॉलर और मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इस रिपोर्ट को टॉप किया है, इस लिस्ट को टॉप किया है अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ है, कुल संपत्ति है 113 अरब डॉलर। यानी कि पूरी दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इनका नाम है जेफ बेजोस। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है ये भारत की पहली कंपनी बनी है जिसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पार कर गया है। मुकेश अंबानी की पत्नी का नाम है नीता अंबानी। नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इनको इस साल मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की मानद ट्रस्टी के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट है इसका ये स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। जो नीता अंबानी हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य भी चुना गया है और ये इसकी सदस्य चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जो आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम है इसकी मालिक भी हैं नीता अंबानी, और जो 2019 का आईपीएल का खिताब था इसको भी मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 यानी कि ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा? तो नंबर 1 पे रहा चीन, नंबर 2 पे रहा अमेरिका, नंबर 3 पे रहा फ्रांस। और वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक रही 61 देशों में से 12। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 की सूची में प्रथम राज्य का पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट है इसको 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक श्रेणी है स्टेट वाइज, दूसरी श्रेणी है जिला वाइज। तो अगर बात की जाए कि भारत का सबसे साफ राज्य कौन है तो उत्तर होगा पहला तमिलनाडु, दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात। अगर बात की जाए कि भारत का सबसे साफ जिला कौन है तो भारत का सबसे साफ जिला इस रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना का पेड्डापल्ली, दूसरे नंबर पर है हरियाणा का फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर है हरियाणा का रेवाड़ी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ राज्य है तमिलनाडु और सबसे साफ जिला है तेलंगाना का पेड्डापल्ली। इस रिपोर्ट के अनुसार जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है इसमें सबसे ज़्यादा जन भागीदारी यानी कि सिटीजन पार्टिसिपेशन रहा उत्तर प्रदेश के लोगों का। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें पहले नंबर पे रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे रहा डेनमार्क, तीसरे नंबर पे रहा स्वीडन।
जो विश्व प्रतिभा सूचकांक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, और इसमें भारत की रैंक रही 59। लेकिन अगर आपको ध्यान देना है, जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इससे एक दूसरी मिलती जुलती रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019। जो ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक थी 80 और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक है 59। और ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर था सिंगापुर, दूसरे नंबर पे था अमेरिका। तो ये जो दोनों रिपोर्ट हैं अलग अलग हैं, आपको ध्यान देना है। लद्दाख क्षेत्र के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल ऑयल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल ऑयल जो है, इसको बनाया गया है इंडियन ऑयल कारपोरेशन कंपनी के द्वारा। ये क्या है? जो लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और जो डीजल है वो जम जाता है, जिससे जो पूरा परिवहन तंत्र है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे निदान पाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक नया प्रकार का डीजल बनाया है जो -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर भी नहीं जमेगा। तो इसको बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस डीजल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख राज्य की राजधानी होगी लेह। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पानीपत हरियाणा में 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत की पहली गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन करने वाली चीनी मिल का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के पिपराइच शहर में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना इथेनॉल से जो रिलेटेड हैं। स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए किस कंपनी ने K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं सत्या नडेला। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 2 लोगों के द्वारा की गई थी। कौन कौन से? बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन जिनका पिछले साल निधन हो गया था। बिल गेट्स की एक संस्था है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसने टाई अप किया है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया स्वच्छ भारत मिशन के लिए। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ही द्वारा राजस्थान की पायल जागीर को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है बाल विवाह को रोकने के लिए। लोकपाल का आदर्श वाक्य तथा लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लोकपाल जो कि भारत की सर्वोच्च संस्था है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इसका आदर्श वाक्य तथा लोगो लॉन्च किया गया है भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा। आप ये जो लोगो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये है लोकपाल का लोगो और इसका आदर्श वाक्य मगध कसे स्वधनम, जिसका हिंदी में अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। और इस लोगो को डिजाइन किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के प्रशांत मिश्रा के द्वारा। कर्तव्य पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्तव्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। जो रमेश पोखरियाल निशंक है, इनकी कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। अब आपको कुछ वेबसाइट और ऐप्स के नाम याद रखने हैं जो कि रिसेंट में लॉन्च की गई। जैसे समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इंश्योर पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के द्वारा। डीबीटी ट्राइबल पोर्टल को लॉन्च किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। लेडीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पैसा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। नया बंधु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। रायतु बंधु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो रायतु बंधु मोबाइल ऐप ये तेलंगाना सरकार का है, लेकिन जो रायतु भरोसा योजना ये आंध्र प्रदेश राज्य की है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना है। रायतु बंधु मोबाइल ऐप तेलंगाना सरकार का है और जो रायतु भरोसा योजना है ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ई गन्ना पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने कोयला की सप्लाई तथा मैनेजमेंट के लिए प्रकाश नाम की पोर्टल को लॉन्च किया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के सभी स्कूलों के लिए सगुन ऐप व पोर्टल को लॉन्च किया है और केंद्रीय विद्यालयों के लिए शाला दर्पण पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है। तो ये इतनी है वेबसाइट और ऐप जो कि रिसेंट में लॉन्च की गई। किस राज्य ने ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? तो जो ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट है इसको लॉन्च किया गया है असम राज्य के द्वारा। असम राज्य सरकार के द्वारा अरुधंती नामक स्कीम शुरू की गई है जिसमें कन्याओं के शादी के समय 1 तोला सोना दिया जाएगा मुफ्त में। और असम में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। जो 21वां उत्तर पूर्व पुस्तक मेला था इसका आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी शहर में। और असम सरकार ने एक बिल पारित किया है जिसमें कहा है कि 1 जनवरी 2021 के बाद अगर किसी व्यक्ति के असम राज्य में 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो सरकारी नौकरी लेने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सांस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो सांस का पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। जो निमोनिया रोग है बच्चों में होता है इसको ख़त्म करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सांस अभियान को शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। अरुधंती योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन। अरुधंती योजना जो ये असम राज्य की योजना है। किस राज्य ने वर्चुअल क्लास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जो वर्चुअल क्लास परियोजना इसकी शुरुआत की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और उत्तराखंड राज्य ने अपना 9 दिसंबर 2019 को 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इस साल जो भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इसका आयोजन किया गया देहरादून शहर में। इस साल मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड राज्य से आपको 6 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। लेकिन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का सबसे पहला और पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। किस राज्य सरकार ने YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना लॉन्च किया है? YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना है आंध्र प्रदेश की योजना जो कि मछुआरों के लिए लॉन्च की गई है। अगर आपको कहीं भी YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांतु वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना। मैंने अभी आपको बताया था जो रायतु भरोसा योजना ये आंध्र प्रदेश की है। जो रायतु बंधु ऐप है ये तेलंगाना राज्य का है। YSR नाडू नेडू प्रोग्राम ये सभी योजनाएं जो हैं आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं JK महेश्वरी। जो रेलवे का नया और 18वां रेलवे जोन बनाया गया है ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में और इसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन। तो इससे पहले रेलवे के पास 17 जोन थे, अब एक नया जोन बनाया गया तो टोटल हो गए 18 जोन जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम शहर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्कूल प्रमुखों यानी कि स्कूल के जो हेड टीचर होते हैं तथा शिक्षकों के लिए एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है निष्ठा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निष्ठा जो राष्ट्रीय इनिशिएटिव है किस राज्य के स्कूलों के लिए है तो उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय ने 2 इनिशिएटिव शुरू किया है आइस डैश और अतिथि। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने विदेश सहयोग विभाग का निर्माण करने का निर्णय लिया? तो विदेश सहयोग विभाग फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है ये बनाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य में। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि इस साल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया
कि जो इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि इसमें पार्टनर देश, भागीदार देश कौन होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जिसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में, और इसमें भागीदार देश होगा, पार्टनर देश होगा नेपाल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो उत्तर होगा न्यू दिल्ली। जो हरियाणा राज्य है इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जिनकी पार्टी का नाम है जन नायक जनता पार्टी जेजेपी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान के स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा है इसकी स्थापना की जाएगी लेह शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो सोवा रिगपा है ये एक तिब्बती और हिमालयन मेडिकल परंपरागत सिस्टम है जो हमारा आयुष मंत्रालय, ये टोटल 6 परंपरागत मेडिसिन सिस्टम को मिला के बनाया गया है। कौन कौन सी? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, रोवा सिक्पा एंड होम्योपैथी। इन 6 भारतीय परंपरागत जो मेडिकल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, इनको मिला के बनाया गया है आयुष मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। थर्ड अंपायर आरटीपीसीआर मशीनें स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो आरटीपीसीआर का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो इन मशीनों को स्थापित करने वाला, लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है कोलकाता। अब ये भी हम जान लेते हैं कि आरटीपीसीआर मशीनें क्या होती हैं और इनको थर्ड अंपायर क्यों बोला जाता है। तो जो आरटीपीसीआर मशीनें होती हैं ये चिकनगुनिया, डेंगू, ऐसी जैसी जो भयंकर बीमारी हैं इनको सबसे पहले पता लगा पाती हैं और सबसे सटीक जानकारी देती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है थर्ड अंपायर, और इनको सबसे पहले लगाया गया कोलकाता शहर में। रेलवे ने किस शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। तो इसका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी स्थापना की गई है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, BK यादव। संसद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन बिल पारित करके कितने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। तो टोटल 4 राष्ट्रीय डिजाइन जो इंस्टीट्यूट हैं इनको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंसी डिक्लेयर किया गया है। ये 4 संस्थान कौन कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित, असम के जोरहाट में स्थित और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित जो राष्ट्रीय डिजाइन इंस्टीट्यूट हैं इनको राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया गया है भारतीय संसद के द्वारा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा चौखड़ी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है इस साल। जो चौखड़ी स्तूप है ये एक बुद्धिस्ट साइट है जो कि सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य सरकार ने राज्य लोक कला परिषद के स्थापना की मंजूरी दी है। तो जो राज्य लोक कला परिषद है इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यानी कि इसका मतलब ये है, इसका उद्देश्य ये है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है इसको बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य लोक कला परिषद की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। ये जो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। जो छत्तीसगढ़ राज्य इन्होंने ये कहा है कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का 4था टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है टाइगर की, तो टाइगर से एक क्वेश्चन और आप याद रखना है। इस साल जारी किया गया था टाइगर सेंसस 2018, बाघ जनगणना 2018।
तो जो बाघ जनगणना 2018 है, इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में, कितने? टोटल 526। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक 524 के साथ, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड जहां पर है 442 और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र जहां पर है 312 बाघ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार बताया था एक वीडियो में कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश राज्य में, टोटल 526। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जो सर मध्य प्रदेश है यहाँ पर 2 बाघों की डेथ हो गई है, 3 बाघों की अब डेथ हो गई है, तो यहाँ बचे हैं टोटल 523। तो अब नंबर 1 हो गया है कर्नाटक राज्य। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है टाइगर सेंसस 2018 की। ये जब रिपोर्ट आई है उस समय की बात मानी जाएगी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 526। कब तक ये रहेंगे? जब तक कि अगली जनगणना ना आ जाए, तब तक कि यही डेटा माना जाएगा। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% का आरक्षण की घोषणा की है? तो खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है विक्रम अवार्ड, और मध्य प्रदेश राज्य में सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। क्लासिकल डांस, म्यूजिक तथा थिएटर में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान। यहाँ से सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो कालिदास सम्मान या राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, इसका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य से। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो ये कहा गया है नेवेडिया कंपनी के द्वारा, जो कि अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है, और इसके सीईओ हैं जेनसन हुआंग, जिन्होंने इस साल जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आई है टॉप 100 सीईओ की, इस लिस्ट को जारी किया, टॉप किया। यानी कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार दुनिया के जो टॉप 100 सीईओ हैं, इनमें पहले स्थान पर है नेवेडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजनेस पत्रिका जो फॉर्च्यून है, इसके अनुसार दुनिया के सबसे जो टॉप 100 सीईओ हैं उसमें नंबर 1 पर कौन है? तो उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला। प्रशासन में भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है, टाई अप किया गया IIM अहमदाबाद के साथ, जो कि गुजरात में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अहमदाबाद शहर से एक आपको क्वेश्चन याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्तमान में, ये स्थित है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये बन रहा है अहमदाबाद गुजरात में। इसकी कैपेसिटी होगी बनने के बाद 1,10,000। जो ऑस्ट्रेलिया में है MCC ग्राउंड, उसकी कैपेसिटी है 1,00,000। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। दार्जिलिंग की ग्रीन टी और वाइट टी है, जो है चाय है, इसको किस राज्य का GI टैग दिया गया? तो दार्जिलिंग क्षेत्र की जो ग्रीन टी और वाइट टी है, इसको GI टैग मिला है पश्चिम बंगाल राज्य को। जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 दिसंबर को। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है असम राज्य में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है चीन में, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है भारत देश में। जो पश्चिम बंगाल राज्य, इसके राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, राजधानी है कोलकाता, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इस टाइफाइड के टीके का नाम रखा गया TCV, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये जो TCV टीका है, इसकी खोज की गई है पाकिस्तान देश में। और एक और आपको टीके का नाम याद रखना, जिसका नाम है इटीवैक्स, जो कि डायरिया क्या है, इसकी खोज की गई स्वीडन देश में। जो पाकिस्तान देश, ये एशिया में स्थित देश है, जिसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को रॉयल जॉर्डन्स की जो रॉयल स्ट्रेटेजिक इस्लामिक स्टडीज सेंटर है, इसके द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया है। और ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद
इमरान खान, इनको किस संस्था के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया है? तो आपको याद रखना है, जॉर्डन देश की जो रॉयल इस्लामिक स्टडीज सेंटर है, इसके द्वारा इमरान खान को मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मेघालय की राजधानी शिलांग में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था भारत सरकार और दक्षिण कोरिया देश की सरकार के द्वारा। कहाँ पर? मेघालय की राजधानी शिलांग में। मेघालय की राजधानी शिलांग, यहाँ के मुख्यमंत्री तथागत कोनार्ड संगमा की पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट नेशनल पार्टी, और यहाँ के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। एनपीपी का फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट पीपल पार्टी। जो नेशनलिस्ट पीपल पार्टी है, इसको इस साल इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनपीपी पार्टी को किसका दर्जा दिया गया, स्टेट पार्टी का या राष्ट्रीय पार्टी का? तो आपको याद रखना है, जो एनपीपी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2019 में, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा की पॉलिटिकल पार्टी है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उग्रवादी संगठन हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC को प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो HNLC है, एक उग्रवादी संगठन था, मेघालय राज्य में एक्टिव था, इसको भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। एक और संगठन का नाम आपको याद रखना, लिट्टे जो कि तमिलनाडु राज्य में एक्टिव संगठन है, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इस पर भी भारत सरकार द्वारा अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान देश ने भारत की जो पोस्टल मेल सेवा है, इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से जो अलगाववादी ऐप है रेफरेंडम 2020, इसको हटा दिया गया है। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के द्वारा गोल्डन चैरियट जो लग्जरी ट्रेन है, इसको शुरू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो इसके लिए समझौता किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक सरकार के साथ IRCTC के द्वारा। लेकिन अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो IRCTC है, इसके द्वारा ये कहा गया है एक रिपोर्ट में कि जो IRCTC का राजस्व है, इसमें 2 गुना तथा मुनाफे में 14% की वृद्धि हुई है इस साल 2019 में। जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में कराई जाएगी? तो जनगणना जो कि हर 10 साल पर कराई जाती है, इसकी इस साल कराई, जो 2021 में जनगणना होगा सेंसस, ये 16 भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा। अरुण भूमि किस राज्य का प्रथम हिंदी अखबार है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी अखबार लॉन्च किया है अभी, जिसका नाम है अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। भारत किस देश के साथ अपना पहला डे नाइट पिंक टेस्ट मैच खेला है? तो भारत ने अपना डे नाइट पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है बांग्लादेश के साथ। ये है पिंक बॉल, जिसके साथ भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ खेला गया, तो ये खेला गया ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस साल वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इस साल का जो शब्द ऑफ द ईयर है, ये है क्लाइमेट इमरजेंसी, जिसका हिंदी में अर्थ है जलवायु आपातकाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया, तो उत्तर होगा क्लाइमेट स्ट्राइक को। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया अपसाइक्लिंग शब्द को। तो 3 शब्दों के नाम आपको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्लाइमेट इमरजेंसी, कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार क्लाइमेट स्ट्राइक, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार अपसाइक्लिंग। क्लाइमेट इमरजेंसी यानी कि जलवायु आपातकाल। तो जलवायु आपातकाल को डिक्लेयर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इस साल ब्रिटेन, दूसरा बना है आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन, और तीसरा बना है यूरोपियन संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 88।
भारत 13 MK-45 नेवल गन किस देश से खरीद रहा है? तो भारत खरीद रहा है MK-45 नेवल गन अमेरिका देश से। कितने रुपए में? $1 बिलियन में। भारत अमेरिका से खरीदा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। भारत ने रूस से खरीदा है T-90 टैंक और भारत ने फ्रांस देश से खरीदा है राफेल फाइटर जेट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राफेल फाइटर जेट है इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है डसाल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस देश की है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनका नाम है लेफ्टिनेंट शिवांगी, जो कि बिहार राज्य से हैं। अब आपको कुछ महिलाओं के नाम याद रखना जो कि इस साल न्यूज़ में रहीं। पहली महिला मिलिट्री डिप्लोमेट कौन बनी है? तो उत्तर होगा अंजलि सिंह। पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो उत्तर होगा सलीजा धामी। पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी इंडियन एयरफोर्स में? तो उत्तर होगा हिना जायसवाल। पहली महिला पायलट कौन बनी इंडियन नेवी में? तो उत्तर होगा शिवांगी। पहली महिला पायलट कौन बनी इंडियन एयरफोर्स में? तो उत्तर होगा अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली महिला कौन बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है टू गो टू डे मिशन? तो उत्तर होगा भावना कंठ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली महिला कौन बनी है जिन्होंने जिन्होंने फाइटर पायलट जो फाइटर पायलट का जो डे हॉक मिशन होता है इसके लिए क्वालिफाई किया? तो उत्तर होगा मोहना सिंह। पहली महिला कौन बनी है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाया? तो उत्तर होगा अवनी चतुर्वेदी। तो ये 4-5 महिलाओं के नाम आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी किया गया? तो जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इससे रिलेटेड मिलती जुलती 3 संस्थाओं के नाम याद रखना है। कौन कौन सी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्यालय है यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। तो 3 संस्थाओं के नाम आपको याद रखना जो एकदम मिलती जुलती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 91। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर सबसे अधिक अवासनीय स्थान की खोज कहाँ पर की है? किस देश में की है? तो अवासनीय का मतलब है जहाँ पर वास ना हो, जहाँ पर कोई रहता ना हो। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा अवासनीय स्थान जहाँ पर कोई ना रहता हो ये खोजा गया इथोपिया देश में। इथोपिया देश में कहाँ? तो इथोपिया में एक जगह है जिसका नाम है जलोल जियोथर्मल फील्ड। जो दलोल जियोथर्मल फील्ड। जो दलोल जियोथर्मल फील्ड है ये दुनिया का सबसे अधिक अवासनीय स्थान है जो कि शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है और ये इथोपिया देश में स्थित है। जो दलोल जियोथर्मल फील्ड है यहाँ पर ना तो कोई आदमी रहता है, ना तो कोई पशु रहता है, ना तो कोई जीव जंतु, ना तो कोई पेड़ पौधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सदैव कम से कम जो टेम्परेचर रहता है दिन के समय वो होता है 59 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इतना गर्म होने की वजह से यहाँ पर कोई जीवन नहीं पाया जाता है, जो कि है दलोल जियोथर्मल फील्ड इथोपिया देश में स्थित है। जो इथोपिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी मुद्रा है बिर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अबे अहमद। अबे अहमद को इस साल शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में स्थित है अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के जो हेड हैं वर्तमान में इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। इथोपिया देश के एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है टेड्रस आधानोम, जो कि वर्तमान में WHO के हेड हैं, मुखिया हैं। IDBI म्यूचुअल फंड को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो IDBI म्यूचुअल फंड को खरीद लिया है मुथूट फाइनेंस कंपनी ने। किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये ऐसा कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गिद्ध को इंग्लिश में बोला जाता है वल्चर। तो वल्चर के लिए, गिद्ध के लिए जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो भारत का पहला हाथियों के लिए अस्पताल बना ये भी बना उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में और मथुरा से लोकसभा सांसद हैं अभिनेत्री हेमा मालिनी।
इसरो के द्वारा जो कार्टोसैट 3 उपग्रह लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इस रॉकेट का नाम है PSLV C47, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कार्टोसैट 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। जो मिशन चंद्रयान 2 था, इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3 रॉकेट से। ये भी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। अब आपको इसरो के 3 रॉकेट के नाम याद रखना है, कौन कौन से, PSLV, GSLV, ASLV। यहाँ से पूछे जाते हैं इनके फुल फॉर्म। तो PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस प्रकार से PSLV, GSLV और ASLV भारत के रॉकेट हैं, इसी प्रकार से चीन का रॉकेट है लॉन्ग मार्च, रूस का रॉकेट है सोयूज और स्पेस एक्स का रॉकेट है फैल्कन 9। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 में। और इसरो के वर्तमान में हेड हैं के सिवान। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को। किस विश्वविद्यालय को नैक के द्वारा A+ ग्रेड रेटिंग मिली है, तो नैक, जिसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में और इसके हेड हैं SC शर्मा। तो नैक के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है अभी अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है जिसको नैक के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग मिली है। और जो इंदौर का एयरपोर्ट था, जिसका नाम था देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी दर्जा मिला। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ से। इंदौर के एयरपोर्ट, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इसको इस साल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और इंदौर का जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, इसको नैक के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का जो सबसे साफ शहर है, ये भी है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अब आपको 4 विश्वविद्यालय के नाम याद रखना है, कौन कौन से। भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत की पहली जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये खोली जाएगी मणिपुर राज्य में। दुनिया का पहला जो गेमिंग विश्वविद्यालय है, ये खोला जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यूनेस्को की मदद से। दुनिया का पहला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय, ये खोला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। T20 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं दीपक चहल। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और दिल्ली में ही इस साल किया गया गंगा महोत्सव 2019 का आयोजन। अब हम देख लेते हैं जो पिछले 15 दिन में निधन हुए हैं ऑबिचुअरी। तो पहला है ऑस्ट्रेलियाई लेखक, टीवी स्तंभकार और प्रसारक क्लाइव जेम्स का भी निधन हो गया है। नीलकंठ खांडिलकर, जो कि मराठी पत्रकार थे, इनका भी निधन हो गया है। मशहूर अभिनेत्री शौकत कैफी, इनका भी निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी, इनका भी निधन हो गया है। अब आपको 5-6 मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखना है जो कि किसी भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका इस साल निधन हो गया। तो पहला, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी जी का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़, इनका भी निधन हो गया है। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप पारिक, इनका भी निधन हो गया है। बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, इनका भी निधन हो गया है। पांडुचेरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री RV जानकीरमन, इनका भी निधन हो गया है। गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, इनका भी निधन हो गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री तथा भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का भी निधन हो गया है। और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, इनका भी निधन हो गया। तो ये हैं कुछ मुख्यमंत्री जिनका इस साल निधन हुआ।
मशहूर कार्टूनिस्ट सुधीर धर जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से थे, इनका भी निधन हो गया है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार, इनका भी निधन हो गया है। तमिल सिनेमा के जाने माने अभिनेता बाला सिंह, इनका भी निधन हो गया है। अमेरिकी पर्वतारोही जिनका नाम है ब्रैड गोबराइट जो कि उत्तरी मैक्सिको के सील रॉक पर चढ़ाई कर रहे थे, तो वहां से गिरकर भी इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये थी कुछ ऑब्ituary। अब हम देख लेते हैं जो पिछले 15 दिन में कुछ पुस्तकें आई। एक पुस्तक आई जिसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स। जो फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक है, ये लिखी गई है ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेट अंपायर जिनका नाम है साइमन तुफेल। दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है आर्यन काउ जेंटलमैन स्पाइस मास्टर। यह पुस्तक लिखी गई है नितिन के गोखले के द्वारा। एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है द आइसिस पेरिल, जो ISIS संगठन इस पर आधारित पुस्तक है। इसको लिखा गया है कबीर तनेजा के द्वारा। एक पुस्तक आई है जिसका नाम है आई एम अ स्ट्रेंजर हियर माई सेल्फ। ये लिखी गई है भाई चंद पटेल के द्वारा। एक पुस्तक आई है जिसका नाम है एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफी। ये लिखी गई है हरीश भट्ट के द्वारा। द डॉटर फ्रॉम अ मिसिंग ट्री अनयूजुअल टेल्स ऑफ वुमेन इन मैथोलॉजी। ये पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, जो इंफोसिस कंपनी के चेयरमैन नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। यूनिसेफ, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसके द्वारा भारत में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक। ये जो पुस्तक है छोटे बच्चों के लिए है। जूही करकरे के द्वारा अपने पिताजी की याद में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर। यूपी सरकार ने एक नियम निकाला है। नियम ये है कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य में कोई जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवाता है या फिर जबरदस्ती किसी कास्ट का परिवर्तन कराता है, तो उसको 7 साल की सजा हो जाएगी। जो दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश था, अब इसको सरकार दादर नगर एंड हवेली के साथ मर्ज करने जा रही है। यानी कि अब दमन एंड दीव जो के यूनियन टेरिटरी थी, इसकी अब दादर नगर हवेली यूटी के साथ विलय हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं पिछले 15 दिन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए। भारत में हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 19 नवंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में विश्व शौचालय दिवस। और इस साल जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, इसका थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। 19 नवंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, जिसका थीम था इस साल मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज। 20 नवंबर को मनाया गया अफ्रीकी उद्योगीकरण दिवस, जिसका थीम था पोजिशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द एफ-कैट मार्केट। एफ-कैट का पूरा नाम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। और 21 नवंबर को इस साल मनाया गया वर्ल्ड फिलॉसफी डे। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो वर्ल्ड फिलॉसफी डे है ये हर साल 21 नवंबर को नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है साल के नवंबर महीने के तीसरे थर्सडे को, जो कि इस साल था 21 नवंबर को। 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में विश्व मत्स्य पालन दिवस। 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। और 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स वायलेंस इरेडिक्शन डे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 8 मार्च। और इस साल जो यह दिवस मनाया गया 25 नवंबर को, इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। 26 नवंबर को भारत में हर साल मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। और 26 नवंबर को ही मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्यों? क्योंकि जो 26 नवंबर है ये है जन्म दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इन जो भारत की सबसे बड़ी दूध की कंपनी जिसका नाम है अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
तो ये था हमारा नवंबर महीने का पार्ट 2। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो अगर आप हमारी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको मैंने जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम से आप जुड़े नहीं हैं तो इससे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।